Hello dear learners, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I am here with the fourth part of the animal physiology series going on at bio.com. We have already discussed the part 1, 2 and 3 dealing with the A portion of the animal physiology syllabus of CSIR. And in this fourth part, we are going to discuss the platelets and also the homeostasis and the most important, blood clotting. How the blood is clot and all the signaling cascade related to the blood clotting. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा ब्लड क्लॉट से जो पाथवे है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक उससे क्वेश्चंस हर बार बी सेक्शन में एज वेल एज इन सी सेक्शन पूछा जाता है. और होम्योस्टेसिस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप एक जूलॉजी स्टूडेंट हैं तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता होगा क्योंकि ये हर बार अगर हम सर्कुलेशन की बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो अगर आपको ये समझना है अच्छे से तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा. और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की. आई हैव मेड ऑल द एफर्ट्स so that you can understand it easily. So do like, share and subscribe my channel for more such videos. So if we talk about what exactly is platelets, so the platelets are colorless cell fragment, यानी कि किसी भी टाइप का कलर उसमें नहीं होता है. और ये किन से ब्रेक ऑफ होके बनती हैं? ये हमारे बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट एक सेल होता है, या जो बोल सकते हैं आप ये प्रिकर्सर होता है प्लेटलेट्स का. अगर मेगा कैरियोसाइट ब्रेक होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, उन्हें ही हम कहते हैं प्लेटलेट्स. It means कि platelets are derived from the megakaryocyte when it break off in so many small pieces. इसके अलावा इनका साइज अगर हम देखें तो they are smaller than the erythrocytes and it also contains mitochondria, SCR and cytoplasmic granules, but as RBC इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. जैसे कि RBC में हमने देखा था कि वो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, तो जो प्लेटलेट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द अबंडेंस ऑफ प्लेटलेट्स इन आवर ब्लड, तो अगर हम एक एडल्ट की बात करें जो कि नॉर्मल है, किसी भी टाइप का डिजीज़ नहीं है, तो उन एडल्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से लेके 5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है. और प्लेटलेट्स का अगर मेन फंक्शन हम बात करें तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट. यानी अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स एब्सेंट रहेगा तो उन पर्सन में क्या नहीं होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी. उस वजह से क्या होगा? सीवियर ब्लड लॉस होगा एंड इट विल लीड टू दी डेथ ऑल्सो. सो प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंस कहाँ है? ब्लड क्लॉटिंग में है. अब अगर हम डिस्कस करें कि हीमोस्टेसिस क्या होता है, तो जो हीमोस्टेसिस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में. यानी जनरली हमारा जो ब्लड वेसल जब डैमेज होता है, कोई भी किसी भी टाइप की इंजरी जब हमें होती है तो हमारा जो ब्लड वेसल है वो डैमेज होता है सबसे पहले. तो ब्लड वेसल का डैमेज होना क्या ट्रिगर करता है? एक इंटरनल मैकेनिज्म ट्रिगर करता है जो कि हमारी एक्सटर्नल ब्लीडिंग को क्या करे? पूरी तरह से स्टॉप कर दे. तो उस फिनोमिनन को ही हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. यानी कि अगर वो इंडिविजुअल, उसके बॉडी का अगर सारा प्रोसेस नॉर्मल चल रहा है, किसी भी टाइप का उसको डिजीज़ नहीं है, प्लेटलेट्स का अगर अबंडेंस भी नॉर्मल है, तो उसके अंदर जैसे ही उसे चोट लगेगी या इंजरी होगी, ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे, वो इंटरनली क्या ट्रिगर कर देंगे? वो होम्योस्टेसिस वाला फिनोमिनन ट्रिगर करेंगे, जिससे कि क्या होगा? इंटरनल कास्केड चलेगा और जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी. इट मीन्स कि होम्योस्टेसिस क्या करता है? अगर होम्योस्टेसिस नहीं हो किसी इंडिविजुअल के बॉडी में तो क्या होगा? एक्सेसिव ब्लड लॉस होते रहेगा क्योंकि क्लॉटिंग मैकेनिज्म नहीं हो रहा है. इट मीन्स कि होम्योस्टेसिस क्या करता है? होम्योस्टेसिस जो है वो एक मैकेनिज्म है जो कि ब्लड स्टॉप करने के लिए किया जाता है. यानी कि ब्लड क्लॉट के लिए क्या ज़रूरत है? होम्योस्टेसिस की. अब जो होम्योस्टेसिस होता है वो 3 स्टेप्स में होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक स्टेप्स को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. सबसे पहला स्टेप होता है वस्कुलर स्पैज्म, फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, एंड देन फाइनली क्या होता है? ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम थ्रोम्बस भी कहते हैं. एक और मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देनी चाहती हूँ कि जो भी ब्लड क्लॉट में टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, यानी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी फैक्टर्स को बहुत ही ध्यान से की पॉइंट्स की तरह अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है कि कौन सा फैक्टर एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि एक ही फैक्टर मल्टीपल पाथवेज में भी इन्वॉल्व होता है. जैसे कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में हम लोग देखेंगे कोई भी चीज़ सिंगल तरीके से काम नहीं कर रही है, वो दूसरे स्टेप के फैक्टर को भी या उसके पहले वाले स्टेप के फैक्टर को भी एक्टिवेट कर रही है. तो जहाँ पे ऐसा कुछ होगा मैं वहाँ पे हाईलाइट करके बताऊँगी सो दैट आप उसे अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाएँ. यहाँ पे अगेन मैंने एक डेफिनेशन भी डाला है. होम्योस्टेसिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है
कि एक ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि क्या इनिशिएट करे, स्टेबल क्लॉट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है इंटरनल, वो ट्रिगर करे जैसे ही किसी भी टाइप का हमें इंजरी हुआ है, कोई भी ब्लड वेसल डैमेज हुई है। इट मीन्स कि जो होम्योस्टेसिस है वो किसे बनाने में हेल्प करता है, वो क्लॉटिंग करवाता है, ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है, सो दैट एक्सेसिव ब्लड लॉस बॉडी से ना हो। अब मैंने ऑलरेडी बताया कि 3 स्टेप होता है, वस्कुलर स्प्लाज्म या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, एंड देन फाइनली ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वस्कुलर स्पैज्म क्या होता है। तो जब भी हमारा ब्लड वेसल डैमेज होता है, एक इंट्रिंसिक मैकेनिज्म क्या होता है, ट्रिगर होता है, जो कि क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कहाँ पे, ताकि ब्लड फ्लो उस एरिया में रुक जाए। सपोज़ कि अगर आपको हाथ में इंजरी हुई है, तो जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा होगा वहाँ पे, तो क्या ज़रूरत है, वहाँ पे अगर ब्लड रीच ही नहीं होगा तो उस साइड से ब्लड रिलीज़ भी नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ब्लड फ्लो उस एरिया के टोटल ब्लड फ्लो में ही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ पे अवेलेबल ना हो लॉस के लिए। तो इसके लिए वस्कुलर स्पैज्म में क्या होता है, इट एक्टिवेट्स ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, और इस वजह से क्या होता है, उस पूरे एरिया में जो डैमेज हुआ है ब्लड लॉस मिनिमाइज हो जाता है। अगर ब्लड लॉस मिनिमाइज हो गया तो क्या होगा, ब्लड फ्लो कहाँ से होगा, उस साइड से। तो सबसे फर्स्ट ये वाला स्टेप होता है। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप जो कि है होम्योस्टेसिस का, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, यानी कि जो लास्ट में ब्लड क्लॉट बनता है उसे हम थ्रोम्बस भी कहते हैं। अब प्लेटलेट प्लग कैसे बनता है, प्लेटलेट जो होता है उसके अंदर में, यानी कि उनके साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स में बहुत सारे जो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर दिख रहा है वो किसकी वजह से दिख रहा है, बिकॉज इट कंटेन्स एडीपी, सेरोटोनिन एंड एपिनेफ्रिन, जो कि अल्टीमेटली हेल्प किस में करता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। यानी कि जैसे ही हमें चोट लगती है, जो ब्लड वेसल है वो इंटरनल सिग्नलिंग ट्रिगर करती है कि अब क्या हमें शुरू करने की ज़रूरत है, अब हमें क्लॉटिंग मैकेनिज्म को इनिशिएट करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव टू मिनिमाइज द ब्लड लॉस। अब उसके लिए क्या फीचर है प्लेटलेट्स के पास, समटाइम द प्लेटलेट्स आर स्टिकी, ताकि क्या हो, वो ईजिली एडियर हो जाए कौन से सरफेस में, जहाँ पे ब्लड लॉस डैमेज हुआ है, बिकॉज प्लेटलेट्स आर द ओनली इनिशिएटर ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। यानी कि वो जाके उस साइट में अटैच हो गए। अभी हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे कि कैसे ये कास्केड शुरू होता है पूरा क्लॉटिंग का, और ये बहुत ही ईजी भी है, और थोड़ा सा आपको छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना है बस। अब जैसे कि मैंने बताया कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, यानी कि प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन के लिए भी और ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए भी सर्टेन प्लाज्मा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। यानी कि सिर्फ सिंगल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो एक की प्रोटीन है जिसका नाम है वॉन विलब्रैंड फैक्टर, जिसे हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल वी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एफ। ये जो फैक्टर है वॉन विलब्रैंड फैक्टर यानी VWF, ये जो है वो मेगा कैरियोसाइट में सिक्रीट होता है, और साथ ही साथ प्लेटलेट्स में, और जो ब्लड वेसल में हमारे एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो सिक्रीट आउट करता है। और ये जो है वो हमारे प्लाज्मा में, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था प्लाज्मा, उसमें हमेशा प्रेजेंट रहता है। और जैसे ही किसी भी टाइप की इंजरी होती है, तुरंत किस साइड पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जहाँ पे वेसल्स का डैमेज हुआ है किसी इंजरी से। द फोरमोस्ट स्टेप फॉर द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इज प्लेटलेट एडहेशन। यानी कि जैसे ही सपोज ये कोई हमारा ब्लड वेसल है, यहाँ पे किसी टाइप का अगर हमें डैमेज हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा, सबसे पहले प्लेटलेट्स विल अराइव एट द साइट ऑफ द डैमेज्ड ब्लड वेसल। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करेंगे, वो ट्रिगर करेंगे नेक्स्ट मैकेनिज्म को, जो कि प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये कब होता है प्लेटलेट्स का एडहेशन, जब हमारी ब्लड वेसल डैमेज होती हैं। तो क्या होता है, जो एंडोथीलियल टिश्यू होता है, सब एंडोथीलियन टिश्यू, यानी कि जो टिश्यू एंडोथीलियन के नीचे में पाई जाती है, यानी वो सब एंडोथीलियल टिश्यू जब एक्सपोज हो जाता है इंजरी के बाद, यानी कि इतनी इंजरी हुई है कि हमारा जो एंडोथीलियल के नीचे जो हमारा टिश्यू है वो एक्सपोज हो जा रहा है, तब हमारे प्लेटलेट्स क्या होते हैं, वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब जब कब होता है ऐसा, ब्लड क्या होता है, ब्लड तो फ्लो होते ही रहेगा कहीं पे भी, तो ब्लड कांटेक्ट में आता है किसके, सब एंडोथीलियल टिश्यू के, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये फैक्टर होता है VWF।
ये किससे बाइंड होता है? कोलेजन फाइबर से, जो कि सब एंडोथीलियम में रहता है। अब ये क्या करता है? बाइंडिंग करता है और वहाँ पे फिर प्लेटलेट्स एंकरेज होता है। अब अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊं तो अगर आपको इंजरी हुई, किसी भी टाइप की इंजरी से क्या हुआ? ब्लड वेसल डैमेज हो गया। ब्लड वेसल के डैमेज होने से क्या हुआ? जो सब एंडोथीलियल टिश्यू है, ये वाला टिश्यू, वो क्या हो गया? ये एक्सपोज हो गया। अब इसके एक्सपोज होने से जब ब्लड फ्लो होता है यहाँ पे, तो ब्लड फ्लो जब हो रहा है तो मैंने बताया प्लाज्मा में VWF नाम का फैक्टर होता है। ये क्या करता है? ये वहाँ के सब एंडोथीलियल टिश्यू के कोलेजन फाइबर से बाइंड होता है और कोलेजन फाइबर से बाइंड होने के बाद वहाँ पे प्लेटलेट्स को एक्यूमुलेट करता है और प्लेटलेट्स जैसे कि मैंने बताया स्टिकी होते हैं, तो वो साइड पे क्या होते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं। अब दो मेजर जो प्लाज्मा प्रोटीन है हमारे, यानी कि सेरोटोनिन और ये एपिनेफ्रिन, इनका फंक्शन क्या होता है? ये वैसोकंस्ट्रक्शन करते हैं। वैसोकंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि क्या हो, हमारा जो एरिया है जहाँ पे इंजरी आई है वहाँ पे ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाए, वहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लॉस होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं। उसके अलावा एक और प्रोटीन यानी सेरोटोनिन एपिनेफ्रिन के अलावा ADP भी एक अवेलेबल होता है। ADP का रोल क्या होता है? ADP जो है वो प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में हेल्प करता है। थर्ड सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ एक्टिवेटेड प्लेटेड ADP कॉजेज द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटेड एट द साइट ऑफ द इंजरी, जो कि सेकेंड स्टेप होता है प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन में। जो ADP होता है, ADP स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये जो होता है वो क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कराएगा, इसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कराता है। किसके स्ट्रक्चर में? प्लेटलेट्स के स्ट्रक्चर में, ताकि ये क्या हो जाए? ये स्टिक हो जाए मास के फॉर्म में, यानी एग्रीगेट एक बना ले और कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाए? जहाँ पे हमें इंजरी हुई है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स डैमेज हुए हैं। अब एग्रीगेटेड प्लेटलेट्स क्या बनाते हैं? और भी ADP बनाते हैं ताकि फर्दर एग्रीगेशन होता रहे, यानी ये प्रोसेस क्या है? चलते रहता है। ADP क्या करेगा? प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन कराएगा और जितने प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगे ADP का सिंथेसिस और बढ़ेगा और फिर वापस से यही वाला स्टेप होगा, यानी ये साइकिल चलते रहेगा। ADP बनेगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होगा, प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगे तो ADP और बनेगा और फिर फर्दर और एक्यूमुलेशन होगा प्लेटलेट्स का। अब ADP का जो फंक्शन है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है थ्रोम्बोक्सेन नाम का एक फैक्टर, यानी TXA2 थ्रोम्बोक्सेन। ये क्या करता है? ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में हेल्प करता है। अब ये जितना भी ये स्लाइड में मैंने जो की पॉइंट्स नोट किए हैं, इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। नाउ क्विकली लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन थ्रू दिस डायग्राम। अब ये जो A में दिख रहा है वो क्या है? डैमेज ब्लड वेसल है जहाँ पे इंजरी हुई है, और ये जो B में दिख रहा है वो क्या है? नॉर्मल ब्लड वेसल, यानी किसी भी टाइप की इंजरी नहीं हुई है। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर, ये जो इंजरी हुई है वहाँ पे क्या हुआ है? ब्लड वेसल डैमेज हुआ है। तो जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होता है, ये जो सब एंडोथीलियल टिश्यू है वो एक्सपोज हो गया है और यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा था? प्लेटलेट्स आके वहाँ एक्यूमुलेट होते हैं। प्लेटलेट्स एडियर टू द कोलेजन फाइबर, जो कि सब एंडोथीलियल टिश्यू डैमेज हुई है तो वो एक्सपोज आउट हो गया है। अब क्या हुआ? प्लेटलेट्स आके वहाँ पे एडेशन हो गया। प्लेटलेट्स का कहाँ पे एडेशन हो गया? एक्सपोज्ड कोलेजन फाइबर में। प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हुआ। प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन से क्या हो रहा है? ADP का सिंथेसिस बढ़ रहा है। ADP फिर क्या कर रहा है? फर्दर स्टिमुलेट कर रहे हैं प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को, और जितना ज़्यादा प्लेटलेट्स एग्रीगेट होगा उतना ज़्यादा ये प्रोसेस क्या होगा? चलता रहेगा। यानी कि प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हुआ, ADP बना, ADP फिर से क्या करेगा? प्लेटलेट्स एग्रीगेट कराएगा। अगेन प्लेटलेट एग्रीगेशन विल इंक्रीज ADP एंड दिस प्रोसेस विल रिपीट मैनी टाइम्स। उसके अलावा प्लेटलेट्स एग्रीगेशन और भी एक फैक्टर को स्टिमुलेट करता है जिसका नाम है TXA2। TXA2 क्या करता है? इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, यानी प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन से जो ADP स्टिमुलेट होता है उस प्रोसेस को TXA2 थ्रोम्बोक्सेन A2 क्या करता है? इंक्रीज करता है, ताकि वहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता रहे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है TXA2 का रोल। TXA2 का रोल क्या है? ये इस वाले स्टेप को कैटालाइज करता है, प्लेटलेट्स से ADP का बनना। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे किसी भी टाइप का इंजरी नहीं हुआ है, यहाँ पे कोलेजन फाइबर सब बिल्कुल भी डैमेज नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे ये जो प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन वाला स्टेप है वो नहीं होता है। तो ऐसा कुछ तो होगा ताकि वो प्रोसेस इनिशिएट ना हो। तो वो क्यों नहीं इनिशिएट होता है वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार वो भी पूछा जाता है।
नॉर्मल ब्लड वेसल्स में ये वाला प्रोसेस इसीलिए ट्रिगर नहीं होता बिकॉज द हेल्दी एंडोथेलियल सेल्स सिक्रीट नाइट्रिक ऑक्साइड एंड रिलीज प्रोस्टासाइक्लिन विच इनहिबिट्स द प्लेटलेट एग्रीगेशन। यानी यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, सब सही है, तो सेल्स क्या रिलीज कर रही हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एज वेल एज प्रोस्टासाइक्लिन, जो कि एक इनहिबिटर जैसा काम करता है, यानी कि यहाँ पे प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन नहीं होगा, यहाँ पे वो चीज़ एब्सेंट रहेगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन गया कि नॉर्मल ब्लड सेल्स में, नॉर्मल ये ब्लड वेसल्स में क्यों वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, कौन सा प्रोसेस, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन वाला, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्रोस्टासाइक्लिन एज वेल एज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होम्योस्टेसिस, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट। यानी कि अब तक हमने देखा कि सारे फैक्टर्स आ गए हैं, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो गया है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ब्लड क्लॉट एक्चुअली कैसे होता है। तो एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं फाइब्रिन। फाइब्रिन जो है वो ब्लड के कोएगुलेशन के लिए ज़रूरी है। यानी कि फाइब्रिन कैसा काम करता है, ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है, ये टर्न आउट सेल्स को और आरबीसी डब्ल्यूबीसी को इंट्रैप करता है। इसीलिए यहाँ पे बेसिकली ये कैसे काम करता है, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर जैसा काम करता है। तो सबसे बड़ा रोल ब्लड क्लॉटिंग में किसका है, फाइब्रिन का है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इट ट्रैप्स द एरिथ्रोसाइट एंड प्लग द डैमेज टू द ब्लड वेसल एंड दस प्रिवेंट ब्लड लॉस। अब इसीलिए ब्लड क्लॉट को फाइब्रिन क्लॉट भी कहते हैं, क्योंकि फाइब्रिन वहाँ पे आके क्लॉटिंग प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है। अब जो फाइब्रिन है वो फाइब्रिन का जो फॉर्मेशन होता है, यानी फाइब्रिन क्लॉट कब बनेगा, जब प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हो गया है, यानी कि सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया होम्योस्टेसिस का। क्योंकि फाइब्रिन क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे सिक्रेटरी प्रोडक्ट यानी बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत है जो कि प्लेटलेट प्लग के फॉर्मेशन के टाइम पे बने हैं। इसीलिए ये क्या होता है, फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन थर्ड स्टेप होता है। अब जो फाइब्रिन क्लॉट का जो फॉर्मेशन है वो क्या चीज़ उसमें रिक्वायर होता है, इट रिक्वायर्ड अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कॉल्ड दी कोएगुलेशन कास्काड। जैसे हम सिग्नलिंग कास्काड पढ़ते हैं, लाइकवाइज दी कोएगुलेशन कास्काड, जो कि एक सिक्वेंशियल स्टेप होता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का। यानी सिंगल स्टेप डायरेक्टली ब्लड क्लॉट नहीं बनता, उसके पहले बहुत सारे फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद फाइनली एक क्लॉट का फॉर्मेशन होता है टू प्रिवेंट दी एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम दी बॉडी। अब जो कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उनको रोमन न्यूमरल से डेजिग्नेट करते हैं, यानी कि रोमन नंबर से उन्हें बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैक्टर 13 है, उसे रोमन नंबर में लिखते हैं। अगर उसके पास में ऐसा स्मॉल लेटर ए बना दिया गया, इट मीन्स कि एक्टिवेटेड फैक्टर 13। तो जितने भी कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं वो रोमन नंबर से उन्हें डिनोट किया जाता है, और अगर स्मॉल ए लिखा है इट मीन्स एक्टिवेटेड। और जो कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो बहुत बार एक प्रोटीलिटिक एंजाइम की तरह काम करते हैं, यानी कि वो क्या करेंगे, किसी नेक्स्ट फैक्टर के प्रोटीन को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि वो वाला जो स्टेप है वो एक्टिवेट हो पाए। तो अब देखते हैं जितने भी स्टेप्स हैं ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में। नाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू द फाइब्रिन। यानी क्लॉट फॉर्मेशन के लिए ये जो फाइब्रिनोजेन है वो कन्वर्ट होता है एक्टिव में फाइब्रिन में। यानी फाइब्रिनोजेन है जो इनएक्टिव होता है वो अपने एक्टिव फॉर्म फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, फिर क्या होता है, क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। अब इस फाइब्रिनोजेन को, यानी ये जो फाइब्रिनोजेन है वो कैसे कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में, वो कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन। यानी कि ये प्रोसेस को कैटेलाइज कौन करता है, एक प्रोटीलिटिक रिएक्शन जो हो रहा है फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में कन्वर्जन जो हो रहा है, इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय थ्रोम्बिन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बी सेक्शन में और सी सेक्शन में भी मैकेनिज्म के थ्रू, कि ये जो कन्वर्जन, ये कॉन्सेप्ट आपको दे देगा कि फॉल्टी है ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म, वहाँ पे किसका काम नहीं हो रहा है, किसका फंक्शन इनएक्टिवेट हो गया है, तो यू कैन वर्कआउट कि थ्रोम्बिन वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तभी जाके ये कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। अब जो थ्रोम्बिन है वो एक्टिव फॉर्म है एक दूसरे कोएगुलेशन फैक्टर का जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। यानी कि प्रोथ्रोम्बिन सबसे पहले कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में, क्योंकि एक्टिव फॉर्म यही है, फिर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये वाले प्रोसेस को कैटेलाइज करेगा। उसके बाद जैसे ही फाइब्रिन बन गया, वंस फॉर्म द फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स एडियर टू वन अनदर एंड फॉर्म अ लूज मेशवर्क ऑफ स्ट्रैंड्स। जैसे मैंने बताया था पहले, ऐसे मैश टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया बहुत सारे फाइब्रिन मिलके। उसके बाद क्या होता है, ये जो मेशवर्क है वो स्टेबलाइज कैसे रहता है, यानी कि बहुत सारे जो फाइब्रिन बने हुए वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठा होकर एक नेटवर्क जैसा बनाते हैं ताकि क्या हो, ब्लड लॉस रुक जाए। तो ये जो इकट्ठा होते हैं वो स्टेबल कैसे होगा, इट इज स्टेबिलाइज्ड बाई द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट लिंकेज बिटवीन द स्ट्रैंड
और इसी चीज़ को कैटेलाइज करता है कौन? फैक्टर 13. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन प्रोसेस. थोड़ा सा क्लियर करके बताती हूँ कि जैसे ही फाइब्रिन बन गया, एक बार फाइब्रिन बनने के 2 स्टेप्स हमने यहाँ पे देख लिए. आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं क्योंकि वीडियो इस तरह से बहुत लंबी हो जाती है. नाउ हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर 13 की. तो जो फैक्टर 13 है, इसका रोल क्या है? फाइब्रिन जितने एक्टिवेट हुए हैं वो सब इकट्ठा होते जाते हैं एक जगह में. जैसे मैंने ऐसा बनाया था मैश जैसा, तो ये एक दूसरे से कैसे इकट्ठा होंगे, कैसे स्टेबल रहेंगे? अगर वीक इंटरेक्शन होगा तो जल्दी से टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे. तो कोवेलेंट लिंकेज होता है इनके स्ट्रैंड्स के बीच में, और ये कोवेलेंट इंटरेक्शन करने के लिए, यानी इनको स्टेबलाइज करने के लिए फैक्टर 13 का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसीलिए अगर क्वेश्चन आए विच फैक्टर इज नोन एज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, सो द फैक्टर 13 डेजिग्नेट एज द फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर. उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो फाइब्रिन है, थ्रोम्बिन है, फैक्टर 13 है, ये प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं. जैसे कि हमें पता है कोई भी चीज़ एक्टिव रहने के लिए उसे क्या चाहिए? एनर्जी की ज़रूरत है. तो इसीलिए हमारे बॉडी में अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की, तो जिस चीज़ का काम जब तक नहीं है वो हमेशा इनएक्टिवेटेड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं बॉडी में. जैसे ही उनका रोल आता है वो किसी न किसी स्टिमुलस के थ्रू एक्टिवेट हो जाते हैं. तो जैसा मैंने बताया था, एक्टिवेशन के बाद क्या लिख दिया जाता है उनके बगल में? ए लिख दिया जाता है. और ये क्लॉट फॉर्मेशन के पहले ये वाला प्रोसेस होने लगता है. अब देखते हैं थ्रोम्बिन के एक्टिवेशन की बात. जैसे कि मैंने बताया कि थ्रोम्बिन किससे अराइज होता है? प्रोथ्रोम्बिन से. तो थ्रोम्बिन के एक्टिवेशन के 2 पाथवे हैं. पहला पाथवे है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा पाथवे है एक्सट्रिंसिक पाथवे. यानी कि इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है उसमें जितने भी कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं और जो नेसेसरी केमिकल्स हैं, प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं, वो ऑलरेडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. अगर बात करें एक्सट्रिंसिक पाथवे की, तो कुछ फैक्टर्स जो रहते हैं वो डैमेज टिश्यू के में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एडजेसेंट किसके रहती है? साइट ऑफ द वेसल डैमेज के. इट मीन्स इंट्रिंसिक पाथवे वो पाथवे है जब कोएगुलेशन फैक्टर्स एंड साथ ही साथ जो भी केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में वो अवेलेबल हो प्लाज्मा में. और एक्सट्रिंसिक पाथवे कब ट्रिगर होता है? जब कोएगुलेशन फैक्टर्स, कुछ कोएगुलेशन फैक्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? डैमेज टिश्यू में प्रेजेंट हैं, जो कि किसके पास में है? साइट ऑफ द वेसल डैमेज के. लेकिन बोथ दिस प्रोसेस एक्टिवेट साइमल्टेनियसली, बिकॉज ऐसा रेयरली होता है कि वेसल डैमेज टिश्यू डैमेज के साथ नहीं होता है. इट मीन्स कि वेसल डैमेज टिश्यू को डैमेज ना करे, ऐसा बहुत रेयर होता है. इसीलिए ये पाथवे, दोनों ही पाथवे साथ साथ में चलते हैं. हम इंट्रिंसिक पाथवे देखते हैं, यानी कि यहाँ पे थ्रोम्बिन का मेजर रोल है. थ्रोम्बिन क्या रोल प्ले करता है? ये फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, यानी कि थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन एंड एक्टिवेट्स फैक्टर 13. 2 रोल है थ्रोम्बिन के, सिर्फ यही याद नहीं रखना है. इसके अलावा भी ये फैक्टर 13 को क्या करता है? एक्टिवेट करता है. क्योंकि फैक्टर 13 क्या है? फैक्टर 13 इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ द फाइब्रिन मैश. अब देखते हैं सबसे पहले जो फैक्टर 10 है जो कि इनएक्टिव है, वो क्या होता है? एक्टिवेट होता है. तो अगर फैक्टर 10 एक्टिवेट हुआ तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 10A. अब 10A जो एक्टिवेट हुआ है, थ्रोम्बिन इज एक्टिवेटेड बाय द एक्शन ऑफ फैक्टर 10A. अब थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि वर्क किस पे करेगा? प्रोथ्रोम्बिन पे. यानी 10A एक्टिवेट हुआ और 10A किसे कैटेलाइज करेगा? फिर प्रोथ्रोम्बिन के कन्वर्जन को थ्रोम्बिन में. अब इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं? फैक्टर 5, कैल्शियम एज वेल एज प्लेटलेट फैक्टर 3. ये तीनों के हेल्प से जो फैक्टर 10A एक्टिवेट हुआ था वो कैटेलाइज करेगा प्रोथ्रोम्बिन के कन्वर्जन को थ्रोम्बिन में. और थ्रोम्बिन क्या करेगा? थ्रोम्बिन कैटेलाइज करेगा इनएक्टिव 13 को एक्टिव 13 में. और फिर एक्टिव 13 क्या करेगा? फाइब्रिन लूज मैशवर्क जो था उसको एक स्टेबिलाइज्ड मैशवर्क बनाएगा और साथ ही साथ फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन के कन्वर्जन को भी कराएगा. लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज दिस प्रोसेस. यानी सबसे पहले क्या हुआ? इनएक्टिव फैक्टर 10 जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ? एक्टिवेट हुआ वो. और एक्टिवेट होने के बाद में जो एक्टिवेटेड 10A है वो किस स्टेप को कैटेलाइज करता है? द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. और इसमें 3 और चीज़ों की ज़रूरत होती है, फैक्टर 5 एज वेल एज प्लेटलेट फैक्टर 3 एंड कैल्शियम. इसीलिए कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. ये क्वेश्चन आता भी है, कैल्शियम का एक मेजर रोल है क्लॉटिंग मैकेनिज्म में. तो 10A ने क्या एक्टिवेट किया? प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के कन्वर्जन को. थ्रोम्बिन जैसे कि मैंने बताया 2 रोल प्ले करता है. सबसे पहले तो फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन करेगा एंड ऑल्सो इट एक्टिवेट्स दी फैक्टर 13.
थ्रोम्बिन क्या कर रहा है यहाँ पे, इनएक्टिव 13 को एक्टिव 13 में कन्वर्ट कर रहा है, और जो एक्टिवेटेड फैक्टर 13 है वो क्या करेगा, फाइब्रिन से, जो कि एक लूज मैशवर्क था, मैंने बताया था, स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा ताकि एक स्टेबलाइज्ड मैशवर्क फॉर्म हो सके। इसके साथ ये तो इसका फर्स्ट फंक्शन है। सेकंड फंक्शन क्या है थ्रोम्बिन का, ये है फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट होना। तो इट इज़ दी इंट्रिंसिक पाथवे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब इसमें क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाएगा, रोल ऑफ दिस 13, जस्ट अ सेकेंड, क्या क्या पूछ सकता है। 10A का फंक्शन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन के कन्वर्जन को कौन सा फैक्टर करवाता है। उसके बाद थ्रोम्बिन का फंक्शन, जो कि 2 फंक्शन हमने देखा था, लूज मैशवर्क से स्टेबलाइज्ड मैशवर्क, इसीलिए फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर इसे बोला जाता है। और ये फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन का कन्वर्जन किसके थ्रू हो रहा है, तो थ्रोम्बिन ही इसे करता है। तो इससे मल्टीपल क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। और अगर आप एक जूलॉजी स्टूडेंट हैं, बैचलर के हैं या फिर मास्टर्स के हैं, तो आप अपने जो नोट्स बनाएंगे, अगर एग्जाम में पूछे तो आप ये पूरा फ्लो चार्ट बना के वहाँ पे की पॉइंट्स छोटे छोटे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन भी किया है डायग्राम के साथ में। अब कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो कि रिलेटेड हैं, जिससे एमसीक्यू अराइज होते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट कब होता है, जब सर्कुलेटिंग फैक्टर 12, जिसे क्या बोला जाता है, हेगमैन्स फैक्टर बोला जाता है, ये क्या होता है, इज एक्टिवेटेड बाय कॉन्टैक्ट विद दिस सब्सटेंस इन दी सब एंडोथीलियम। यानी कि जो टिश्यू डैमेज जहाँ पे हुआ है वहाँ के सब एंडोथीलियल टिश्यू में कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कोलेजन और फॉस्फोलिपिड्स। वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 13 को, जिसे हम हेगमैन फैक्टर कहते हैं। अब जो फैक्टर 13 है वो जैसे ही एक्टिवेट हुआ, वो क्या ट्रिगर करेगा, वो ही ट्रिगर करता है, यानी फैक्टर 12 दैट इज ऑल्सो नोन एज हेगमैन फैक्टर, वो क्या करेगा, बहुत सारे कास्केड रिएक्शन को क्या करेगा, शुरू करेगा, जो कि एक्टिवेशन, किसका एक्टिवेशन करेगा, फैक्टर 10 का। हमने देखा था फैक्टर 10 ही सबसे पहले एक्टिवेट हो रहा है, जो कि एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन को, और फिर फाइनली क्या होगा, फाइब्रिन के क्लॉट का फॉर्मेशन। इट मीन्स कि 10 के एक्टिवेशन से पहले क्या होता है, फैक्टर 12 एक्टिवेट होता है। फैक्टर 12 एक्टिवेट कैसे हो रहा है, हेगमैन फैक्टर कैसे एक्टिवेट हो रहा है, जब हमारे टिश्यू डैमेज हुआ है, वहाँ का सब एंडोथेलियल टिश्यू के कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं, एक्सपोज आउट होते हैं। अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर कैसे एक्टिवेट होता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे कब एक्टिवेट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंट्रिंसिक नहीं है, एक्सट्रिंसिक भी। एक्सट्रिंसिक पाथवे जब भी टिश्यू डैमेज होता है तो एक फैक्टर 3 होता है। टिश्यू फैक्टर 3 जो है वो प्लाज्मा के कांटेक्ट में आता है और किसके साथ में काम करता है, फैक्टर 7 के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसे एक्टिवेट करता है। यानी फैक्टर 3 जो है वो प्लाज्मा के कांटेक्ट में आने के बाद जो फैक्टर 7 है उसे क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। उसके बाद में क्या होता है, दिस फैक्टर 7A एंड द टिश्यू फैक्टर देन एक्टिवेट्स फैक्टर 10। अब जैसे ही फैक्टर 10 एक्टिवेट हो गया तो इंट्रिंसिक पाथवे जैसा ही सेम चलेगा। इट मीन्स कि एक्स्ट्रा स्टेप क्या हुआ, ये वाला जो फैक्टर 3 है वो फैक्टर 7 से कांटेक्ट में आया, उसे एक्टिवेट किया, फैक्टर 7 एक्टिवेट कर देगा फैक्टर 10 को, देन नॉर्मल इंट्रिंसिक पाथवे चलेगा जैसे इंट्रिंसिक पाथवे में होता है। यानी कि अगर इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक अलग अलग भी, इसलिए बोला जाता है अलग अलग भी हो रहे हैं, तो वो इवेंचुअली मर्ज होंगे कहाँ पे, एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10 में। अगर आप डायरेक्टली ये वाली स्लाइड पे देखेंगे तो, अगर इसके पीछे आपने नहीं देखा तो आपको ये पाथवे समझ में नहीं आएगा। इस वाले डायग्राम से पूरी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंट्रिंसिक पाथवे जो मैंने अभी नोट्स के थ्रू समझाया, पॉइंट्स के थ्रू, इनएक्टिव 10 कोलेजन के कांटेक्ट में आके एक्टिव 12A बनता है। जैसे मैंने बताया था कि 10 डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं होता, 10 के पहले 12 हेगमैन फैक्टर एक्टिवेट होता है। तो 12A किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनएक्टिव 11 को एक्टिव फैक्टर 11 में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इनएक्टिव, और ये जो है एक्टिव 11 है वो क्या करेगा, इनएक्टिव 9 को कन्वर्ट करेगा एक्टिव 9 में। उसके बाद फैक्टर 8 कैल्शियम एंड साथ ही साथ जो प्लाज्मा फैक्टर 3 है वो क्या करेंगे, इनएक्टिव 10 को 10A में करेंगे। जो ये पूरा इंट्रिंसिक पाथवे जो हमने अभी शॉर्ट में पढ़ा था। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे कहाँ से आया, इनएक्टिवेटेड टिश्यू फैक्टर 3 और 7 इनका कॉम्प्लेक्स बना, फिर 7A एक्टिवेट हुआ, उसके बाद 7A क्या कर रहा है, इनएक्टिव 10 को एक्टिव 10 में कन्वर्ट कर रहा है। यानी ये एक्सट्रिंसिक पाथवे भी कहाँ आके मिल जाता है, इंट्रिंसिक पाथवे में, यानी दोनों ही पाथवे 10A के बाद से मर्ज हो जाते हैं। फिर ये नॉर्मल जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। आई होप ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरे एफर्ट्स ठीक लगे हों तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एज वेल एज यू कैन ऑल्सो शेयर योर रिव्यूज एज वेल एज comments. Thank you so much for watching.